हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मेरा नाम है अमित आनंद और हरियाणा जुडिशरी में आने वाला एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट जिसका नाम है हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एंड एविक्शन एक्ट को आज 15 मिनट में अगर समझ ले तो क्या मज़ा आ जाएगा, राइट? क्या कहते हो आप? व्हाट डू यू से? तो ये वीडियो आपके लिए हरियाणा जुडिशरी स्पेशल है, जहाँ पे आपको हरियाणा के लोकल लॉ को कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने पंजाब कोर्ट्स एक्ट की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। इसी चैनल पे आपको वो वीडियो अवेलेबल होगी। 15 मिनट की वीडियो है, वो भी पूरा पंजाब कोर्ट्स एक्ट उसमें समझाया गया है। वैसे ही इस वीडियो में भी पूरा हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन पूरी तरीके से समझ जाना है। तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर लेना शेयर, जो हरियाणा जुडिशरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हरियाणा अर्बन एक्ट आया क्यों। सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि हरियाणा अर्बन एक्ट, अर्बन क्या लिखा है? अर्बन रेंट, हरियाणा अर्बन रेंट एंड एविक्शन एक्ट। तो कहानी तो इसी के ऊपर है। तो सबसे पहली बात ये आप याद रखिएगा कि ये दो चीज़ों के ऊपर आया है, एक रेंट के लिए लेके आया है और एक एविक्शन के लिए लेके आया है। तो एविक्ट किसे किया जाएगा? एविक्ट टेनेंट को किया जाएगा। ये इस एक्ट का पर्पस है। और रेंट को क्या करना है? हमें रेंट को कंट्रोल करना है, ताकि उसका दाम, जो रेंट है, प्रॉपर्टी का जो रेंट है, उसको अचानक ही जो 10,000 रेंट चल रहा है जाके अगले दिन 1.5 लाख ना मांग ले। तो कोई ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो कि कंट्रोल करे। किस पे? मनमानी मन पे। जो होता है ना, लैंडलॉर्ड मनमाने बोलते हैं। अगर आप हरियाणा, गुड़गांव मान लो, एग्जांपल लेते हैं, गुड़गांव में अगर आप किसी जगह पे जाओगे रेंट पे अगर घर लेने, तो वहाँ पे बहुत महंगे घर दिखेंगे, ठीक है। 2 BHK 20,000, 25,000, 3 BHK 35,000, 40,000। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो 4 BHK 5 BHK के लिए 80,000 से 1.5 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। बट क्या वहाँ पे कोई लिमिट लगाना ज़रूरी है? तो ये पूरा एक्ट इसी के ऊपर बना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, कमेंसमेंट डेट। ये तारीख याद रखनी है आपको, 25 अप्रैल 1973। कहता है कि 25 अप्रैल 1973 को ये एक्ट आ गया फोर्स में। और जैसे ही फोर्स में आया तो इसमें कहा गया कि जो भी बिल्डिंग इस तारीख से 10 साल आगे तक, मतलब 25 अप्रैल 1983 तक जो भी बिल्डिंग बनेगी या बन चुकी है, उस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं करेगा। ये कहता है आपके सेक्शन नंबर 3 पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पोर्शन पे। तो जो भी ज़रूरी डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। बिल्डिंग, सारी चीज़ें बिल्डिंग होगी, गोडाउन, रेंटेड लैंड, सब बिल्डिंग होगा सिवाय 3 के। क्या है वो? होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस। इन तीनों के अलावा सब बिल्डिंग होता है। सेक्शन नंबर, डेफिनेशन देखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज ए, 2 क्लॉज ए में दिया गया है। कंट्रोलर के बारे में बी में दे रखा है, अर्बन एरिया आई में दे रखा है, लैंडलॉर्ड सी में दे रखा है, रेंटेड लैंड एफ में दे रखा है, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग डी में दे रखा है और रेसिडेंशियल बिल्डिंग जी में दे रखा है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो मोस्टली सवाल होंगे या तो टेनेंट से, या तो लैंडलॉर्ड से, या तो रेंटेड लैंड से। ये 3 सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। सीधा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस धारक में, किस सेक्शन में, किस सब सेक्शन में रेंटेड लैंड को डिफाइन किया गया है। तो रेंटेड लैंड आपके सामने लिखा है 2F, F में दिया गया है, राइट। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है सेक्शन 3 में एग्जेम्पशन के बारे में। एग्जेम्पशन के बारे में आपको ये याद रखना होगा, एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है? छूट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी बिल्डिंग या रेंटेड लैंड को कह देगा कि चलो ठीक है, तुम्हारे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी बिल्डिंग को, बिल्डिंग पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये डिसीजन किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। सेक्शन 4 कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। रेंट कितना होना चाहिए? सेक्शन 4 में कहता है रेंट होगा कितना, तो कहता है ये चीज़ कंट्रोलर साहब बताएंगे। अब कंट्रोलर साहब क्या खुद ब खुद ऑफिस में बैठे बोलेंगे कि
फलाना फलाना जगह पे किसी हाउस का रेंट बढ़ा देते हैं, ये तो नहीं पॉसिबल है, राइट। मतलब एप्लीकेशन पे ही होगा। तो जो एप्लीकेशन दिया जाएगा कंट्रोलर साहब को, ये एप्लीकेशन कौन देगा? दो ही लोग हैं ना, या तो मकान मालिक या तो किराएदार, मतलब या तो टेनेंट या तो लैंडलॉर्ड। इन्हीं दोनों के पास पावर है कि वो एप्लीकेशन दे किसे? कंट्रोलर को, कि कंट्रोलर साहब हमारे प्रॉपर्टी का सही रेंट आप बताइए क्या होना चाहिए। अब सही रेंट क्या होता है? सही रेंट, ये सुनने में तो अजीब लग रहा है ना। बस सही रेंट मतलब फेयर रेंट। व्हाट इज फेयर? विच इज रीजनेबल टू दैट लोकेलिटी, राइट। तो यहाँ पे फेयर रेंट डिसाइड करने का पावर किसके पास है? कंट्रोलर के पास है। अब यहाँ पे ये तारीख याद रखना है, 31 दिसंबर 1961 कहता है कि अगर बिल्डिंग 31 दिसंबर 1961 की पहली बनी हुई है तो जो भी उस लोकेलिटी में रेंट चल रहा है उस रेंट को हम मानेंगे। ये कौन मानेगा? कंट्रोलर कहेगा लैंडलॉर्ड से और टेनेंट से कि देखो लोकेलिटी में यही चल रहा है तो आपको भी इतने ही पैसे मिलेंगे। ये 1961 के पहले वाली बिल्डिंग से। अगर 1961 के बाद 31 दिसंबर 1961 के बाद कोई बिल्डिंग आई है तो वहाँ पे जो अग्रीड अमाउंट है, मतलब जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है कि चलो यार 5,000 रेंट, वो कहता है ठीक है। जो अग्रीड अमाउंट है उसे माना जाएगा कंट्रोलर के द्वारा। और दूसरी बात, अगर किसी में रेंट में बदलाव लाना है तो हमने 25% जो भी रेंटेड अमाउंट है, मतलब मान लीजिए कि प्रॉपर्टी है 10,000 की, तो हमने कहा कि आपका जो रेंट है हम बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? 25% से। 10,000 का 25% 2,500, 2,500, मतलब 12,500 तक आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। कंट्रोलर में अग्री ऑन कॉम्प्रोमाइज रेंट। अब ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से। सेक्शन 4 क्लॉज 5 में लिखा गया है कि अगर एक कहावत आपने सुनी होगी कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, सुना है ना आपने। तो इस कहावत का मतलब है जब लड़का लड़की रेडी है तो फिर दूसरों को क्या दिक्कत है। वैसे ही यहाँ पे लड़का लड़की तो नहीं, मगर यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट में अगर अग्रीमेंट हो गया है कि हम इतना ही रेंट देंगे तो फिर अथॉरिटी दैट इज कंट्रोलर, उन्हें क्या इशू होगा? वो तो खुशी खुशी मान जाएंगे। ये कहता है सेक्शन 4 क्लॉज 5 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पे फेयर रेंट में सेक्शन 5 में कहा गया है कि कोई भी बदलाव नहीं चलेगा अगले 5 साल तक। कोई भी, इतनी मेहनत करके हमने एक फेयर रेंट डिसाइड किया, ये कंट्रोलर कह रहे होंगे, कितनी मेहनत करके हमने एक फेयर रेंट लेके आए और 6 महीने बाद तुम बदल गए, ये अलाउड नहीं है। तो कहता है कि कंट्रोलर साहब ने जब फेयर रेंट डिसाइड कर दिया तो अगले 5 साल तक उस रेंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर इंक्रीज करना है तो हो सकता है, डिक्रीज करना है तो हो सकता है, बट अभी तो हमने कहा कि 5 साल तक कोई बदलाव नहीं। मतलब यहाँ पे प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो आपको कहता है कि अगर आपने अपने प्रॉपर्टी में कुछ नए बदलाव किए हैं, स्विमिंग पूल लगा दिए हो या तो कुछ ऑल्टरमेंट किया है या तो कोई दीवार गिरा के उसका हॉल बड़ा कर दिया है, इम्प्रूवमेंट किए हो आप, तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? रेंट के पैसे बढ़ा सकते हो। अब आपने क्या किया कि अपने प्रॉपर्टी का आधा पोर्शन बेच दिया किसी और को, आधा पोर्शन में रेंट वाला आदमी रह रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ? एरिया डिक्रीज हो गया। तो जब एरिया डिक्रीज भी होगा तो हम रेंट को घटा सकते हैं। मतलब कुछ अच्छा करे सब्जेक्ट मैटर के साथ, एरिया बड़ा कर दे, इन्हांस कर दे, इम्प्रूवमेंट करे तो रेंट बढ़ा दो। एरिया कम कर दिया, एमिनिटीज कम कर दी तो रेंट घटा दो। ये बात कहाँ पे लिखा जाता है? सेक्शन नंबर 5 में, ये आप याद रखिएगा। और जो भी डिस्प्यूट होगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में वो सीधा कंट्रोलर के पास जाएंगे, ये भी धारा 5 में लिखा गया है। अब आता है एक्सेस फ्रॉम फेयर रेंट। पहली बात, जैसे दहेज होता है, दहेज के बारे में आपको पता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो कहते हैं ना कि दहेज देना मना है और दहेज लेना भी मना है। वैसे ही लैंडलॉर्ड को कहता है कि लैंडलॉर्ड ना ही क्लेम कर सकता है ना ही रिसीव कर सकता है क्या? रेंट से एक्सेस पैसे। जब डिसाइड हो रखा है कि 10,000 रेंट है तो 20,000 क्यों मांग रहे हो? मतलब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है लैंडलॉर्ड के ऊपर। बस एक चीज़ अलाउ किया गया है कि सिक्योरिटी अमाउंट की तरह आप 1 महीने का रेंट ले सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। दूसरी बात,
अग्रीमेंट एनी सम इन एडिशन टू फेयर रेंट, अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कि जितना पैसा है वो तो हमने लिख दिया है बट इससे ज़्यादा देना होगा आपको, ये सारे अग्रीमेंट क्या होंगे, नल एंड वॉइड होते हैं। ये 6B में लिखा गया है, सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, सीधा क्वेश्चन आएगा ये। नेक्स्ट, उसके बाद धारा 7। धारा 7 का एक बहुत अच्छा नेचर है कि ये प्रोस्पेक्टिव भी है, रेट्रोस्पेक्टिव भी है। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव होता क्या है? प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब, मान लीजिए कि आज की तारीख में कोई लॉ आई, उस लॉ को एक्टिव हो गया, फोर्स में आ गया, लॉ एसेंट मिल गया, सब अच्छा है। तो आज से आगे फ्यूचर में जितने केसेस होंगे उन पे तो ये जो लॉ है लागू होगी, उसे कहते हो प्रोस्पेक्टिव। बट आज से पहले के किसी, मतलब पास्ट के अगर किसी केस पे इस लॉ को लगना होगा तो उसे बोलोगे रेट्रोस्पेक्टिव। तो धारा 7 यहाँ पे बताती है कि ये एक्ट प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव है। बट यहाँ पे लिमिटेशन दिया है कि पता चला कि रेंट नहीं मिल रहा है तो लैंडलॉर्ड के ऊपर लायबिलिटी है कि वो 6 महीने के अंदर वो पैसे को क्लेम कर ले। रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड, ऐसा कोई पैसा आपने दे दिया, मान लीजिए टेनेंट है, टेनेंट ने देने थे हर महीने 10,000 रुपये रेंट, उसने दे दिए 15,000 क्योंकि मांगा गया। अब बाद में टेनेंट को लगता है कि मेरे 5,000 मुझे रिकवर करने हैं, तो टेनेंट के पास 6 महीने का समय रहेगा उस पैसे को रिकवर करने का जो कि उसे नहीं देना था फिर भी दिया। उसके आगे सेक्शन नंबर 8, द लैंडलॉर्ड में इंक्रीज द रेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, लैंडलॉर्ड को अपना प्रॉपर्टी है, रेंट तो इंक्रीज करेगा ही, बट क्या कोई कंडीशन है? कंडीशन कहता है कि आपको पहले डिमांड नोटिस देना पड़ेगा टेनेंट को, और जिस दिन भी डिमांड नोटिस आपने दे दिया है टेनेंट को, उस दिन से आप पैसे को बढ़ा सकते हो। मगर ये पैसे कब बढ़ेंगे? अब मान लीजिए कि किसी लोकेलिटी में सरकार ने टैक्स लगा दिया कि अब सारे लोगों को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, मेंटेनेंस, म्यूनिसिपैलिटी, कोई भी टैक्स लगा दिया गया, तो भाई साहब वो जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी जेब से पैसा तो देगा नहीं, वो तो रह भी नहीं रहा है, तो वो टेनेंट को कहेगा कि देखो एक नया लॉ आया है, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उस केस में सेक्शन नंबर 8 में उसे अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 8 क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड ज़बरदस्ती जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, मान लीजिए टैक्स लगाया गया है 10% का, तो 10,000 का रेंट जो था वो 11,000 ले रहा है। लैंडलॉर्ड बोला समझदारी करते हैं, काम करते हैं, 10,000 का 11,000 तो सर 11,000 में 10,000 मेरे पास आएगा, 1,000 रुपये टैक्स चले जाएगा सरकार के पास, मैं 15,000 लेता हूँ। उस चीज़ पे रोक लगाई गई है सेक्शन 8 क्लॉज 2 में, जहाँ पे कहता है कि जितना टैक्स लग रहा है उतना ही पैसा बढ़ाइएगा। ये नहीं कि टैक्स लगा है 500, आप कह रहे हो 4,000। डू नॉट डू डैट, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है सेक्शन 8 क्लॉज 2 में। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे कहता है कि अगर टेनेंट ने रिक्वेस्ट किया है लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट किया है कि कोई एमिनिटी है जो हमें चाहिए, जो नेसेसिटी है, ज़रूरत है, पानी, घर, पानी होता है, हवा होती है, तो जो एमिनिटीज़ ज़रूरी है उसके लिए रिक्वेस्ट किया, लैंडलॉर्ड नहीं माने, 30 दिन हो गया, 90 दिन हो गया, मान ही नहीं रहा है, तो उस केस में अगर एप्लीकेशन डाला जाए कंट्रोलर के पास टेनेंट के द्वारा कि सर यहाँ पे ये तो ज़रूरी वाला सामान है, ये हमें नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कंट्रोलर कहेंगे कि आप बनवा लो, जो भी पैसे होंगे वो हम देख लेंगे, पहले बनवा लो। अब मान लो टेनेंट ने 50,000 का कोई काम करवा दिया घर में, अब 50,000 टेनेंट के जेब से गए हैं और लैंडलॉर्ड को इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, तो सबसे पहला रूल यहाँ पे कहता है कि अगर आप कोई बदलाव कर रहे हैं जो ज़रूरी है तो उसकी जानकारी लिखित में आप लैंडलॉर्ड को दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंट्रोलर को लगता है कि ये ज़रूरी काम अनिवार्य था, बेफिजूली की खर्च नहीं थी, पता ये नहीं कि घर पे जाके एक झूमर टांग दिया है, वो नहीं कर सकते हो। एनहांसमेंट, नेसेसिटी वाले अगर काम करे आपने 50,000 का, तो हर महीने आप 50% ही रेंट दीजिए और बाकी 50% जो आपने खर्च किए हैं, जो आपने 50,000 रुपये, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का रेंट है 10,000, ठीक है। अब आपने इस बिल्डिंग पे खर्च कर दिए 50,000, तो यहाँ पे कंट्रोलर साहब कहते हैं कि आप एक काम करिए, अगले महीने से आप रेंट दीजिए बस 5,000,
ठीक है, और जो बाकी 5,000 है वो यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो मतलब 10 महीने में 10 मंथ्स में मेरे 50,000 रिकवर हो जाएंगे। और ये पावर देता है ये कोड कि आपने पैसे खर्च किए तो भाई साहब उससे वापस भी तो लो। तो यहाँ पे कहता है कि 10,000 रेंट मत दो, 5,000 दो, अगले महीने भी 5,000 दीजिए, अगले महीने 5,000, 10 महीने तक 5,000 रुपये दीजिएगा आप लैंडलॉर्ड को। और जो 5,000 रुपये आपके बच रहे हैं यहाँ से, वो आप यहाँ पे अपना उसे बैलेंस कर सकते हो। तो ये बात कहता है हमारा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 10 कहता है कि लैंडलॉर्ड को कोई भी एमिनिटी, जब उसने जमीन दे दी अपना या तो बिल्डिंग दे दिया है, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो एमिनिटीज दे रखी है उनकी हो गई। सेक्शन 11 कहता है कोई भी बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल है वो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बनेगी। जब रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, क्लियर है रेसिडेंशियल है, तो उसे नॉन रेसिडेंशियल आप नहीं बनाओगे। उसके बाद आगे आते हैं सेक्शन नंबर 12 में, जहां पे कहता है फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स। अब ज़रूरी काम है कुछ, मगर लैंडलॉर्ड नहीं कर रहा है, या तो देश से बाहर है, करा ही नहीं रहा है काम, तो वहाँ पे कहा जाता है कि आपको कराना पड़ेगा, कंट्रोलर कराएगा। अब यहाँ पे लिमिटेशन दिया गया है 3 साल का लैंडलॉर्ड के ऊपर, कि लैंडलॉर्ड को अगर कोई भी केस फाइल करना है तो 3 साल की लिमिटेशन दी गई है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। टेनेंट को कब निकाला जा सकता है? अगर मान लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रही है, तो मेरे मान लो मैंने लैंडलॉर्ड से कह रखा है कि मैं 1 तारीख को आपको सैलरी दे दूंगा फरवरी महीने की। 15 तारीख बीत गए, कोई पैसे नहीं दिए, मतलब जिस महीने की 15 तारीख तक आपने पैसे नहीं दिए उस महीने के, तो आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। बट केस फाइल हो गया, अब उसने बोला ठीक है, टेनेंट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1.5 महीने हो गए, मैं पैसे दे देता हूँ। अब वहाँ पे 8% इंटरेस्ट लगेगा। अगर इंटरेस्ट के साथ आपने पूरा रेंट दे दिया तो आप पे कोई भी केस नहीं होगा और उसे टेनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर घर की ऐसी हालत कर दी, सत्यानाश कर दिया, तो घर लैंडलॉर्ड क्या करेगा? निकाल देगा। न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस कर रहा है, निकाल दिया जाएगा। ये क्लॉजेस है 13 क्लॉज 4, 13 क्लॉज 3, 13 क्लॉज 2 में दिया गया है कि उसने किसी और को रेंट पे दे दिया, या तो जिस काम के लिए घर को लिया था उससे अलावा कोई और काम कर रहा है, 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 5, हिल स्टेशन में, अगर हरियाणा के किसी हिल स्टेशन में घर है और 4 महीने से वो घर बंद है, तो वहाँ पे भी एविक्शन पॉसिबल है। उसके बाद लैंडलॉर्ड कैन टेक पोजीशन, लैंडलॉर्ड कब उस घर को वापस ले सकता है? तो कहता है अगर लैंडलॉर्ड अपना ऑक्यूपेशन खोलना चाह रहा है, या तो कोई ऑफिस कंसल्टिंग खोलना चाह रहा है, मतलब वकालत करना चाह रहा है, उसका बेटे को वकालत करना है, ऑफिस चाहिए, तो यहाँ पे भी वो पोजीशन ले सकते हैं। टेनेंसी ऑन सर्विस एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्शन वर्कमैन, अगर उसे रेंट, उसने लैंडलॉर्ड ने किसी को रेंट पे दिया प्रॉपर्टी, और इस रीज़न पे दिया कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो इसीलिए, अब जब उसने, उस आदमी ने जॉब छोड़ दिया, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड वापस उससे कह सकता है कि देखिए आपका जॉब था तो आपको ये घर था, अब तो जॉब है नहीं तो घर भी मुझे वापस चाहिए। या तो टेनेंट हैज दिस पोजीशन, टेनेंट ने अपना घर बना लिया, या तो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस से भी यहाँ पे रिलेट करने की बात कही जा रही है, वेयर लैंडलॉर्ड कैन टेक पोजेशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 कहता है रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल की तरह कि एक बार कंट्रोलर ने जब कह दिया तब कह दिया, समराली रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद आप किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जाएगा। सेक्शन 16 कहता है कि पूरा पावर है सीपीसी का। जैसे कंट्रोलर के पास क्या पावर है? 2 पावर दिए गए हैं, समन किसी को बुलाने का, और दूसरा उसे की अटेंडेंस, अपीयरेंस के लिए रखने के लिए। तो समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस का पावर है, जैसे कि सीपीसी में कोर्ट के पास पावर होता है, वैसे ही पावर कंट्रोलर एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट में ये बात हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर किसी ने कॉस्ट नहीं लगाया है तो उसे लिखित में देना पड़ेगा, ये बात सेक्शन 17 में कहते हैं। और सेक्शन 18 में कहते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जाएगा, जो सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करेगी, और उस कोर्ट का जुरिसडिक्शनल वैल्यू कितना होगा? तो कहता है कि जितना भी रेंट है आपके पूरे साल का, 10,000 रेंट है महीने का, तो साल का कितना हो गया? 1,20,000। तो उस एपेलेट कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा 1,20,000 का, मतलब 1 ईयर
1 ईयर रेंट यहाँ पे लिखिए, 1 ईयर का रेंट पे। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 20 पे, जहाँ पे कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है प्रोसीडिंग को ट्रांसफर करने की। हाई कोर्ट के पास सीधा क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं। सेक्शन 21 में कहता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को जो भी पर्टिकुलर डिटेल्स हैं देना अनिवार्य है। सेक्शन 22 में कहता है पेनल्टी। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से एक्ट में पेनल्टी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 पेनल्टी दी गई है। पहला 1000 रुपये की जो कुछ सेक्शंस पे लगता है, दूसरा 2 साल की जेल और उसके साथ फाइन भी। तो ये दोनों किस सेक्शंस में लगते हैं इसे एक बार पढ़ लीजिएगा एक्ट में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2H में फैमिली के बारे में बताया गया है कि टेनेंट में और कौन कौन लोग कहलाएंगे, जो कि शेड्यूल में दे रखा है। तो ये पूरा एक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है, हरियाणा अर्बन रेंट एंड कंट्रोल एविक्शन एक्ट। अब इस एक्ट में सिंपल सा एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक बिल्डिंग है जो जिसका रेंट टेनेंट दे रहा है और रेंट किसे दे रहा है, तो लैंडलॉर्ड को दे रहा है। अब कुछ बिल्डिंग में बदलाव करना है, पैसे का चक्कर है, रेंट बढ़ाना है, घटाना है, तो कंट्रोलर के पास जाओगे। जो सबसे ऊपर कौन है कोर्ट, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास जाएगा अपील पे। उसके बाद कितना पैसा बढ़ा सकते हैं, तो 25% फेयर रेंट, 8% का इंटरेस्ट होता है। 6-7 ऐसे पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है और सेक्शंस को याद रखना है। अगर इतना आपने कर लिया तो ये पूरा एक्ट आप इजीली समझ जाओगे, याद हो जाएगा और हर क्वेश्चन आप सही करके आइएगा। तो इस पूरे वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना लीजिएगा और मुलाकात करिएगा मुझसे आप नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।